हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, आज का वीडियो कुछ स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में आपको सिर्फ मैं नहीं दिखूंगी बल्कि एक और इंसान दिखेंगे जो कि आप लोगों के सारे डाउट्स को क्लियर करने वाले हैं। जी हाँ, मैंने एक इंटरव्यू कंडक्ट किया है एक इंसान के साथ जो कि इंडियन है बट ही हैज शिफ्टेड टू जर्मनी फॉर हिज स्टडीज़, फर्दर स्टडीज़। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हो, अगर आपको अपने मास्टर्स करने हैं, अगर आपको अपने बैचलर्स करने हैं फ्री में किसी भी यूनिवर्सिटी से फॉरेन में, डिफरेंट कंट्री में लाइक जर्मनी, तो वहाँ के लिए आपको क्या क्या प्रोसीजर्स रिक्वायर्ड हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपको चाहिए हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स आपको फुलफिल करनी है जर्मनी की, वो सारी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा। जो शुभम है जिनके साथ हमारी आज मीटिंग होने वाली है या इंटरव्यू, अगर आप अभी आपको दिखेगा, वो बेसिकली हमें ये सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे बिकॉज ही हैज़ गॉन थ्रू ऑल दीज प्रोसेस। तो क्या कैसे करना है सारी चीज़ें वो आपको क्लियर कर देंगे कि आपको जर्मनी आने से पहले क्या चीज़ें कंप्लीट करनी है एंड जर्मनी जाने के बाद क्या चीज़ें फुलफिल करनी है। ये सारे रिक्वायरमेंट्स के बारे में वो आपको आज की वीडियो में क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो जल्दी से चलते हैं और उनके साथ जो इंटरव्यू हुआ है वो आपको हम दिखाते हैं और फर्दर अगर आपको आई होप कि अच्छा लगेगा। ओके सो ये शुभम है, बेसिकली अभी रिसेंटली शिफ्ट हुए हैं जर्मनी में। तो अभी ये हम लोग को अपना एक्सपीरियंस पूरा शेयर करेंगे हमारे साथ और अपनी सारी चीज़ों के बारे में हमें डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे फ्री में आप वहाँ कोर्सेज कर सकते हो और कैसे यूनिवर्सिटी में अपने कोर्सेज को ऑप्ट करके वहाँ पे कंप्लीट कर सकते हो। ओके, सो हेलो शुभम, प्लीज़ थोड़ा बहुत अपने बारे में इंट्रोड्यूस कीजिए। Okay, so first of all, hi to all. My name is Shubham Kaushik, and I have basically completed my bachelor's in India from a college known as Bengal College of Engineering and Technology. It is affiliated with MOCOUT, Maulana Abul Kalam Azad University of Technology, and I have done my bachelor's in mechanical engineering from there only. And now currently I'm pursuing my master's in electromobility from FAU, which is Friedrich Alexander University of Technology in Germany. ओके, सो कितने टाइम हुआ आपको शिफ्ट किए हुए वहाँ पे? अप्रॉक्स 1 महीने हो गए मुझे यहाँ शिफ्ट हुए। मैं 30 सितंबर को लैंड किया था यहाँ पे, तो बेसिकली मोर देन अ मंथ। ओके फाइन। और लाइक कैसे जाने का क्या प्रोसीजर है टोटल, कैसे आप जाते हो, कैसे अप्लाई करते हो यूनिवर्सिटी में, थोड़ा ये डिटेल में डिस्कस कर दीजिए। ओके, क्यों नहीं। ये डिपेंड करते हैं आप किस कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं जर्मनी यूनिवर्सिटीज में। मींस अगर आप इंजीनियरिंग की तरफ जाना चाहते हैं तो आप उस तरफ अप्लाई करते हैं, और अगर आप मैनेजमेंट कोर्सेज की तरफ जाना चाहते हैं तो उसका थोड़ा अलग एप्लीकेशन होता है। ये तरीके होते हैं अप्लाई करने के लिए। बेसिकली एक साइट है। आपको अगर कभी जब अपनी स्टडीज बिगिन करनी है तो आपको एक साइट पे आना पड़ता है, जिसे कहते हैं हम डैड, DAAD.DE। आप उस साइट पर जाइए और आपको जो प्रोग्राम पढ़ना है, आपको जो प्रोग्राम स्टडीज करने का आपका मन है, तो आप उसके रिगार्डिंग उसको सर्च करिए, आप यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करिए और आप यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करिए। फॉर इंस्टेंस अगर मैं मैनेजमेंट कोर्सेज की बात करता हूँ, जैसे कि जर्मनी में बहुत पॉपुलर कोर्सेज होते हैं जिसे हम कहते हैं MIM, मास्टर्स इन मैनेजमेंट, या फिर मास्टर्स ऑफ साइंस इन मैनेजमेंट। मेरी यूनिवर्सिटी भी उसे करवाती है, मास्टर्स इन मैनेजमेंट। सो जनरली यूनिवर्सिटीज के अपने अपने क्राइटेरिया होते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज मैनेजमेंट कोर्सेज के लिए GMAT मांगती है, कुछ नहीं मांगती है। वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है जनरली मैनेजमेंट कोर्सेज में, तो सम यूनिवर्सिटीज मांगती ही हैं। अगर मैं बात करूं मेरी यूनिवर्सिटीज की जो कि FAU है, तो मैं थोड़ा बता दूं मेरी यूनिवर्सिटी के बारे में। तो मेरी यूनिवर्सिटी का करेंटली वर्ल्ड रैंक 224 है। ये जर्मनी की भी एक वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज में से एक है, और ये बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है, एस्टैब्लिश्ड इन 1743 समवॉट इन दैट टाइम एस्टैब्लिशमेंट है। ओके, और लाइक अगर आपको वहाँ जाना है तो फिर हम स्टूडेंट वीजा वगैरह कैसे अप्लाई करें, ये सारा प्रोसेस कैसे होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको अगर मैनेजमेंट कोर्सेज के लिए आना चाहते हैं, फॉर मैंने बात की MBA के स्टूडेंट ज्यादा यहाँ पे आते हैं, तो मैं उन्हीं के रिलेटेड MBA के लाइक मैनेजमेंट के कोर्सेज करना चाहेंगे। तो मैं दोनों के लिए बता देता हूँ। अगर आप मैनेजमेंट के लिए आना चाहते हैं, सो FAU मैनेजमेंट कोर्सेज के लिए आपको GMAT देना होगा, वो कंपलसरी होता है FAU में, ठीक है। और अगर आप इंजीनियरिंग कोर्सेज या फिर कोई और साइंसेज कोर्सेज के लाना चाहते हैं तो आपको GRE देना होगा, वो रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। जनरली FAU GRE के लिए कहती है कि दे रिकमेंड, इट इज नॉट मैंडेटरी, बट इन द सेंस जो GRE दे के आते हैं उनका एडमिट बहुत जल्दी है, क्योंकि मैं अपने कोर्स में किसी ऐसा नहीं मिला हूं जिसने GRE नहीं दिया हो और उसका एडमिट आ गया हो, ऐसा कोई नहीं है। सेम फॉर मैनेजमेंट, आपको GMAT देना होगा और आपका GMAT का स्कोर अराउंड 600 से अबव होना चाहिए।
अगर आपको जीमेट, अगर आपने जीमेट दिया है तो जीमेट रिक्वायर होता है। और आपके बैचलर्स में जो आपको नंबर मिलते हैं, आपके अपने सपोज अपने बैचलर्स की इंडिया से आपको जो परसेंटेज मिले, या फिर मोर और लेस इंडिया में सीजीपीए मिलते हैं, तो वो सीजीपीए को भी वो मायने रखते हैं, वो कि वो सीजीपीए कितने हैं। फॉर एन इंस्टेंस जर्मन थोड़ी अलग तरीके से मेजरमेंट करते हैं, मतलब स्टडीज की। जैसे कि हमारे इंडिया में क्या होता है कि हम लोग 0 to 10 मेजर करते हैं सीजीपीए। 9 आया बहुत अच्छा, 8.5, 9.5। बट ये सिस्टम यहाँ जर्मनी में नहीं है। इन जर्मनी इट इज समवॉट लाइक ये 1 से 5 के पीछे मेजर करते हैं जनरली। जितना नीचे, जितना क्लोज टू 1, वो उतना अच्छा होता है इनको। तो ये आपकी सीजीपी को कन्वर्ट करते हैं अपने सीजीपी के अनुसार से। अगर किसी का अगर 8 है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा समवेयर अराउंड 2 के आसपास, 2 आपको इंटरनेट पर बहुत सारे मेजर मिल जाएंगे, इस पर आप कन्वर्ट करवा सकते हैं ऑनलाइन। और उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट कर अप्लाई करना है। यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन के 2 तरीके होते हैं जनरली जर्मनी में। या तो एक बॉडी है जिसे हम कहते हैं यूनि असिस्ट, जो कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी से लिंक होती है। आप यूनिवर्सिटी पे जाते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, आपका मार्कशीट हो गया, वर्क एक्सपीरियंस हो गया, आपकी ट्रांसक्रिप्ट्स हो गए, अगर आपने कुछ भी आपका एक्स्ट्रा अगर कुछ है तो आप सर्टिफिकेट्स अपलोड करते हैं पूरे उस पे, और आप पेमेंट करते हैं। अगर आप किसी एक मतलब उसमें अगर वो यूनिवर्सिटी की साइट पे को मिल रहा है कि यू कैन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स शुड अप्लाई बाय यूनि असिस्ट, तो आपको यूनि असिस्ट के थ्रू अप्लाई करना है। और यूनिवर्सिटी की चार्जेस होती हैं, आई थिंक फर्स्ट एप्लीकेशन की 70-75 यूरो समथिंग, एंड आफ्टर दैट इट इज 30 यूरो, नॉट रॉन्ग, 30 यूरो लगते हैं आपको। ये एक तरीका हो गया। और एक तरीका होता है यूनिवर्सिटीज खुद बोलती हैं कि आप डायरेक्टली हमारे वेबसाइट से अप्लाई करिए, यूनिवर्सिटी की अपनी वेबसाइट से अप्लाई करिए। तो जनरली यूनिवर्सिटीज की अपनी वेबसाइट पे एप्लीकेशन फ्री रहती है, कोई एप्लीकेशन चार्जेस नहीं लगते हैं, बट कुछ कुछ एप्लीकेशन चार्जेस भी मांगते हैं, ये एक होता है। और अगर एक बार आपने अप्लाई कर दिया तो दोनों ऑप्शंस हैं। दोनों ऑप्शंस रहता है। यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी कैसे लेना चाह रहे हैं। अगर यूनिवर्सिटी कहती है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स शुड अप्लाई बाय यूनिवर्सिटी, देन यू शुड हैव अप्लाइड बाय यूनिवर्सिटी ओनली, इट इज द ओनली ऑप्शन यू आर हैविंग। And if the university is having their own website for application, then you have to apply by that website. It's just as simple as that. This is the thing in German university. और उसके अलावा एक जो इंडिया से अभी आ रहे हैं, तो उनके लिए एक बहुत ही मैंडेटरी चीज अभी जो जर्मन गवर्नमेंट कर रही है, वो क्या है कि ओवर द पास्ट ईयर्स, क्योंकि जर्मनी में एक रूल है कि जर्मन यूनिवर्सिटी जो कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज होती हैं उसमें फी नहीं लगता है, दे आर ट्यूशन फ्री। देयर इज ओनली सम सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन फी, जो कि बहुत ज्यादा नहीं होता है। कुछ कुछ यूनिवर्सिटी में 100-200 बहुत हो गया, मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, उससे भी कम होता है। फॉर इंस्टेंस मेरी यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन फी 72 यूरो है, 72 यूरो पर सेमेस्टर, जो कि इंडियन रुपीस में अगर आप करिएगा तो 6000 के आसपास कुछ पहुंच, 1 यूरो 90-91 के आसपास अभी चल रहा है। तो ऐसे कुछ रहता है, एक सेमेस्टर का लगता है आपको। बट क्योंकि इसके क्या होता था कि बहुत लोग फेक डॉक्यूमेंट्स इंडिया से बना करके, वियतनाम से बना करके, चाइना से बना करके चले जाते थे जर्मनी पढ़ने के लिए, फेक बैचलर्स। तो जर्मनी ने क्या किया, एक सिस्टम स्टार्ट किया है, एपीएस सर्टिफिकेट कहते हैं उसे, एपीएस, वो इंडिया में भी है। एपीएस क्या करता है, वो आपके प्रीवियस स्टडीज को वेरीफाई करता है कि ये जेन्युइन है या फेक है। ओके। सो अगर आप इंडिया में हैं और आप जर्मनी पढ़ना आना चाहते हैं, तो आपका जो फर्स्ट स्टेप होना चाहिए वो है आपको एज सुन एज पॉसिबल अपना एपीएस अप्लाई कर देना चाहिए। ठीक है। आप एपीएस साइट पे जाइए, एपीएस की साइट पे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करिए और अपनी मार्कशीट, 12th 10th की ट्रांसक्रिप्ट जो भी आपके पास है उसे अपलोड कर दीजिए। और उनको पेमेंट करने के बाद, आई थिंक अपलोड नहीं, सॉरी, पेमेंट करने के बाद आपको अकाउंट बना के पेमेंट करना होता है, क्योंकि एपीएस वेरीफाई करता है फिजिकल डॉक्यूमेंट्स को। आई वाज रॉन्ग, अपलोड नहीं आपको। और आपको एक बार आप साइट बना लिए, आपका अकाउंट बन गया, आपने पेमेंट कर दी, एपीएस की पेमेंट होती है अराउंड 18,000 रुपीज वो चार्ज करते हैं सर्टिफिकेट्स वेरीफाई करने के। आपने वो दे दी, फिर आपको एक एड्रेस पे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को पोस्ट करना पड़ेगा, जो कि दिल्ली में एपीएस का हेडक्वार्टर्स है। वो आपको वेरीफाई करके विद इन अ मंथ, तो जल्दी कर रहे हैं वो, तो विद इन अ मंथ वो आपको एक सर्टिफिकेट भेज देंगे आपके मेल पे। वो मैंडेटरी होता है, वो यहाँ की सारी यूनिवर्सिटीज मांगती है। और विदाउट एपीएस आपका वीजा भी नहीं लगेगा, आपको वीजा के लिए भी एपीएस चाहिए। पब्लिक यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर आपको एपीएस चाहिए। तो आपका एपीएस हो गया, फर्स्ट स्टेप आपका हो गया। फिर आप अप्लाई करते हैं। एप्लीकेशन के लिए ऐसा मैंने कहा कि जीआरई जीमेट ऑप्शनल है, यूनिवर्सिटीज पे डिपेंड करती है, यूनिवर्सिटीज मांगती है नहीं मांगती हैं, पूरा यूनिवर्सिटी पे डिपेंड है, आप किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, किस प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं, पूरा उस पर डिपेंडेंट रहता है। मैनेजमेंट प्रोग्राम्स के लिए जीमेट, इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के लिए जीआरई। जो एक मैंडेटरी चीज और होती है, क्योंकि अगर आप जर्मनी में जा रहे हैं तो आप इंग्लिश टॉट मास्टर्स ही करने जाएंगे, क्योंकि यहाँ 2 तरह के मास्टर्स पढ़ाए जाते हैं, या तो इंग्लिश टॉट या तो जर्मन टॉट। और किसी भी पढ़ने के लिए आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी दिखानी पड़ेगी। अगर इंग्लिश टॉट मास्टर्स में जा रहे हैं तो आपको आइल्टीएस या फिर टोफेल दिखाना पड़ेगा, जो आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है।
हाँ हाँ। या फिर अगर आप जर्मन के लिए जा रहे हैं तो आपको गोइथे सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा यहाँ पे, जो कि A1 A2 B1 B2 करके एक लेवल रहता है, आपको पास होना चाहिए। जनरली इंडियंस जो आते हैं वो यहाँ पे इंग्लिश कोर्सेज के लिए आते हैं, और उसी का ज्यादा क्रेज भी है, मतलब सबसे ज्यादा उसी में अप्लाई करते हैं। सो आपको एक आइल्स मैंडेटरी होगा, आइल्स या टोफेल दोनों में से कुछ भी एक मैंडेटरी होगा, आपको वो देना पड़ेगा। और बिना उसके आपका आपके वीजा में मदद करेंगे, क्योंकि जब आप वीजा के लिए भी जाएंगे तो भी आपसे वो आइल्स मांगेंगे, तो आपका वो रहेगा। एप्लीकेशन करने के बाद आपको सिर्फ वेट करना है, विद इन अ स्पेंड ऑफ अराउंड 1.5 to 2 months जनरल यूनिवर्सिटीज अपना अपना रिजल्ट देती है कि आपका सिलेक्शन हुआ या रजिस्ट्रेशन हुआ, और रिजेक्शन हुआ भी तो किस बेसिस पे ये वो भी क्लैरिफाई करती है यूनिवर्सिटी जनरली। सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होता है? कौन से बेसिस पे सिलेक्शन होगा या फिर कौन से बेसिस पे रिजेक्शन होगा, इसका कोई आइडिया? ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, किस यूनिवर्सिटी, मतलब जनरली क्या होता है कि ये जर्मनी में एक और है कि अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, तो मैं तो बोलता हूँ कि अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो अगर किसी यूनिवर्सिटी की कोई डेडलाइन है, सपोज करिए अगर आज एक यूनिवर्सिटी है जिसकी आज 4 तारीख थी या 3 नवंबर को इसके एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हुए हैं और ये चलेंगे सपोजिटली 15 दिसंबर तक, उसके डेडलाइन है, तो आपको अप्लाई करना चाहिए कि आप जल्दी जल्दी अप्लाई कर दें। आप ये नहीं वेट करें कि डेडलाइन आने वाली है मैं उसके एक दिन पहले अप्लाई करूंगा, ये नहीं करें आप। ऐसा करने से क्या होता है कि जनरली सीट्स भी फुल होती है, थोड़ी यूनिवर्सिटी की एक पर्टिकुलर लिमिट रहती है, तो जनरली पहले अप्लाई करना चाहिए। अगर मैं मेरी यूनिवर्सिटी की बात करूं तो जैसे कि आपने कहा कि क्राइटेरिया, तो मेरी यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट का क्राइटेरिया क्या होता है कि जीमैट का एक कोर्स होता है, एक कोर्स होता है MIM मास्टर्स ऑफ मैनेजमेंट, जो कि मेरी यूनिवर्सिटी करवाती है, न्यूरेमबर्ग कैंपस है उसका, नीजो कैंपस। सो वहां पर आपको अपने बैचलर्स के सर्टिफिकेट्स, फिर आपका अगर आपने जीमैट दिया है, आपका जीमैट का स्कोर रहता है, और वो उससे मिलाते हैं, उसे मिला करके फुल मार्क्स 80 होते हैं। ये पॉइंट्स बना रखे हैं उन्होंने, ठीक है। वो 80 रहता है, आपका वर्क एक्सपीरियंस को मिला के वो 80 लेता है। आपका 65 अबव हो गया, ठीक है, तो आपको डायरेक्ट एडमिशन दे देंगे। अगर आपका 65 से 45 के बीच में आप रहे तो आपको शायद एक टेस्ट देना होता है यूनिवर्सिटी का, आई थिंक कुछ एक टेस्ट होता है, या फिर वर्क एक्सपीरियंस कुछ आपको करना पड़ता है वो अलग से। और आपका 45 अबव हो गया तो आपको रिजेक्शन मिल जाएगा। ये मेरी यूनिवर्सिटी का ऐसा क्राइटेरिया है MIM कोर्स के लिए। 45 बिलो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट, हाँ 45 बिलो यू आर रिजेक्टेड, ठीक है। If you are between 45 and 65, then you have to either give a test or show something for a further. Or if you are 65 above, you will be admitted directly without anything. So this is the criteria in my university. You can check it in the website only. It is clearly mentioned in FAU websites. You can find it easily. Okay. तो जैसे कि आपका ये कि फ्री यूनिवर्सिटी का मतलब लाइक पूरा कोर्स जो है वो फ्री है, तो इसमें कुछ हिडन कॉस्ट भी होते हैं या फिर पूरा का पूरा ये फ्री ही होता है? हिडन कॉस्ट होते हैं, हम जैसे कि सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन फ्री आपको लगेगा। अगर जनरली मास्टर्स 2 साल का होता है यूनिवर्सिटीज में, तो 4 सेमेस्टर हो गए आपके, तो 72 यूरो आपको पर सेमेस्टर देने पड़ेंगे। 72 into 4 तो 72 यूरोस पर सेमेस्टर। उसके अलावा जर्मन गवर्नमेंट की एक लॉ होती है जिसकी यूनिवर्सिटी से कुछ लेना देना नहीं है। ये जर्मन गवर्नमेंट का एक लॉ है कि आपको जर्मनी में पढ़ने आने के पहले आपको एक ब्लॉक्ड अकाउंट होना चाहिए। ब्लॉक्ड अकाउंट सिस्टम जर्मनी रखती है अपने साथ। ब्लॉक्ड अकाउंट क्या, जर्मनी की सरकार क्या चाहती है कि अगर आप इंडिया से, चाइना से, कहीं से किसी कंट्री से जर्मनी पढ़ने आ रहे हो तो आप किसी पे डिपेंडेंट ना हो, मतलब आप भूखे ना रहो, आप सरवाइव कर पाओ, तो आप 1 साल का बफर अमाउंट, आपको इतना एक्सपेंसेस आपके होंगे वो आप ऑलरेडी ले करके आओ अपने कंट्री से, ठीक है। तो जनरली ये अमाउंट होता है अप्रोक्स 11,992 euro, something like around that. Somewhere I'm not able to remember the exact amount, but it is somewhere around 11,000 euros. 11,000 euros. तो आपको 11,000 euros अपने ब्लॉक्ड अकाउंट में ब्लॉक कराने पड़ेंगे। मतलब एक इंटरनेशनल बॉडीज होती हैं जैसे कि एक्सपैट्रियो, कोरैकल, फेंटीवा, आप जान सकते हैं सब। ये कन्वर्ट करे तो फिर ये कितना हो गया? some more than 10 lakhs, somewhere around 10-11 lakhs. तो वो आपका so this is the main तो रहना है। यप ये कंपलसरी होता है। ये कंपलसरी होता है कि आपके पास ब्लॉक्ड अकाउंट होना चाहिए। विदाउट ब्लॉक्ड अकाउंट का वीजा नहीं होगा, ठीक है। आपको एडमिशन मिल जाएगा बट आपका वीजा नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि आपका ब्लॉक अकाउंट हो। और आप ब्लॉक्ड अकाउंट इंडिया से करवाते हो, मतलब आप ब्लॉक करवा लेते हो अपने अकाउंट, आपका अपना ब्लॉक हो गया। और अगर जब आप जर्मनी में आते हो, ब्लॉक अकाउंट दिखाते हो, वीजा जर्मनी में आते हो, तो आप यहाँ पे करंट बैंक अकाउंट खुलवाते हो, किसी भी अकाउंट में, किसी बैंक पे अपना एक अकाउंट खुलवाते हो, यहाँ पे अकाउंट खुलवाते हो, और आपका वो अकाउंट इससे लिंक हो जाता है, वो ब्लॉक्ड अकाउंट। और जितना आपने ब्लॉक करवाया था पूरे 1 साल का, वो पूरा डिवाइड हो जाता है बाय 2,
12 सॉरी पर मंथ का, और वो पर मंथ कट के आपके अकाउंट में अपने आप ऑटोमेटिकली हर महीने आता है, जिससे आप अपना रेंट, अपना लिविंग, अपना फूडिंग लॉजिंग आप अपने वहाँ से कर पाओ। उसके लिए अराउंड 992 यूरोस पर मंथ आते हैं ओके कट के। ओके ठीक ये है। ये एक होता है। और इसके साथ क्योंकि ब्लॉक्ड अकाउंट के साथ तो आप जो ब्लॉक कराते हो, तो ब्लॉक्ड अकाउंट के साथ की दो चीजें होती हैं। एक, जर्मनी में हेल्थ इंश्योरेंस मैंडेटरी है सबका, हाँ वो आपका होता है। और जब ट्रैवल करते हो फ्रॉम जर्मनी टू इंडिया, तो आप ट्रैवल इंश्योरेंस भी लेते हो। तो जनरली आप ब्लॉक डाउन करवाते हो तो वो जो बॉडी होती है वो तीनों चीजें करके ही देती है आपको। ओके और इस ट्रैवल इंश्योरेंस का भी, हेल्थ इंश्योरेंस का भी एक अमाउंट कटता है, अराउंड 131 यूरोस पर महीने कटेंगे आपके। ठीक है। बट उसमें बेनिफिट क्या होता है कि आपका एक कार्ड बन जाता है, तो आपको कुछ भी दिक्कतें होंगी तो बिल कितना भी आपको उस हिसाब से मैनेज हो जाता है वो जर्मनी में। ये एक बेनिफिट हेल्थ इंश्योरेंस का रहता है। इवन ये तो जैसे हम अगर ट्रैवल भी करते हैं डिफरेंट कंट्री में, तो वहां भी ये रहता है कि आपको इतना हाँ पैसे होने चाहिए अकाउंट में, तो वे थोड़ा उसी टाइप का हाँ, हेल्थ इंश्योरेंस, पैसा के लिए भी सही। यस। क्योंकि जर्मनी गवर्नमेंट नहीं चाहती कि कोई बच्चा अगर पढ़ने आ रहा है तो वो फिर अपनी एक्सपेंडिचर के लिए कुछ करे, मतलब होता है, मतलब वो नहीं चाहते हैं कि आप भूखे रह जाए। अगर आपको जॉब नहीं मिली तो आप कैसे सर्वाइव कर पाएंगे इससे, तो इसलिए उन्होंने ये फिक्स कर रखा है। जर्मनी की गवर्नमेंट ने ये फिक्स कर रखा है कि ऐसा होना चाहिए आपके पास। ओके, तो ऐसा होता है कि साइड से आप लाइक कोर्सेज तो कर ही रहे हो, लाइक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हो, साथ ही में आपके पास टाइम होता है कि आप अपने जॉब्स को भी कर सको साइड से, ये ऑप्शंस होता है। ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, और उसकी मतलब उसकी क्लासेस की शेड्यूल्स क्या है, ये उस पर डिपेंड करता है। ओके, तो क्या लाइक टाइम। फॉर एन इंस्टेंस, हाँ वो ये डिपेंड करता है क्या, जिसकी मेरे कोर्सेज में क्या है कि मेरे लेक्चर्स होते हैं फ्रॉम मंडे टू थर्सडे। और ये ऐसा नहीं कंटिन्यूसली होते हैं, मतलब किसी दिन मेरा एक लेक्चर होता है, किसी दिन मेरा दो तीन लेक्चर होते हैं, बस ऐसे, मतलब ऐसे ये डिवाइड रहता है। ओके फॉर इंस्टेंस मंडे को मेरे लेक्चर सुबह स्टार्ट होते हैं, फिर उसके बाद अराउंड 8:15 से चलते हैं। यहाँ जर्मनी में जनरली क्लासेस लंबे चलते हैं, 1.5 घंटे क्लासेस चलते हैं। इंडिया की तरह नहीं 40 मिनट के, यहाँ पे जर्मनी क्लासेस चलते हैं 1.5 घंटे के लेक्चर। एक लोग तो 1.5 क्लास चला, फिर ठीक है हाँ एक लेक्चर 1.5 घंटे का रहेगा, एक लेक्चर 1.5 घंटे का रहता है। ठीक है। और कुछ कुछ लेक्चर्स होते हैं जो कि बहुत कम फ्रीक्वेंसी पे होते हैं, जैसे कि सपोज कोई लेक्चर आपका है जो महीने में एक बार होता है, कोई स्पेशल लेक्चर आके देते हैं आपको वो लेक्चर, तो वो लेक्चर का ड्यूरेशन ज्यादा होता है, 3 घंटे 3.5 घंटे भी होता है, क्योंकि लेक्चर महीने में एक ही बार होता है, वैसा भी होता है। जहां तक रहा पार्ट टाइम जॉब का, तो जर्मन गवर्नमेंट चाहती है कि आप पार्ट टाइम जॉब करें, स्टूडेंट्स को अलाउ रहता है पार्ट टाइम जॉब करना। इसलिए जब आपको वीजा मिलता है तो आपके वीजा में लिखा रहता है कि आप 140 फुल डेज और 280 हाफ डेज काम कर सकते हैं। ये पहले 120 था, अब जर्मनी गवर्नमेंट बढ़ा के 140 कर दिया आई थिंक से। तो आप 140 फुल डेज या 280 हाफ डेज काम कर सकते हैं। 1 डे 8 आवर का होता है, तो आप 140 इंटू 8 कर लीजिए, अपने घंटे काम कर सकते हैं एक साल में। आपकी वीजा पे परमिट रहता है, आपका भी जॉब परमिट हो गया एक तरफ से काम करने का। और जर्मन गवर्नमेंट में वेजेस भी फिक्स कर रखी हैं। अगर आप पार्ट टाइम स्टूडेंट जॉब करते हैं तो आपको मिनिमम आपको 12.18 यूरोस मिलेंगे आप। ये जर्मन की गवर्नमेंट का ये एक रूल है, फिक्स रूल। तो ये एक फिक्स रूल होता है जर्मन की गवर्नमेंट का कि आपको उतने यूरोस मिलेंगे। 12 यूरोस के आसपास आप पार्ट टाइम जॉब करते हैं पर घंटे के आपको मिलेंगे। आवर बेसिस के ऊपर होता है ना। आवर बेसिस, यहाँ आवरली बेसिस जॉब होता है। ओके ठीक है। तो जैसे कि आप वहाँ गए, वहाँ सारी चीजें, तो फाइनेंसेस आपके ऐसे ही मैनेज होते हैं कि जो आपने ब्लॉक अमाउंट्स में रखा है वो आपको हर मंथ मिलते चला जाएगा, और फिर उसी को आप यूज कर सकते हो अपने रेंट में और बाकी के खर्चों में, और साथ ही साथ अगर आप जॉब कर रहे हो तो फिर वहां पे भी आप अपने इस पैसे को यूज कर सकते हो, राइट। ये भी करते हैं लोग जॉब की सेविंग, क्योंकि अगर आपका प्रोग्राम 2 साल का है तो आपका ब्लॉक्ड अकाउंट तो 1 साल के लिए है, इसके बाद तो खत्म हो गया। ठीक है। फिर अगर आपको 1 साल और सर्वाइव करना है जर्मनी में, तो आपके पास 2 ऑप्शन रहते हैं। या तो आप ब्लॉक्ड अकाउंट दिखाइए, आपको 1 साल और चलेगा आपका ब्लॉक्ड अकाउंट, या तो आप एक जॉब कॉन्ट्रैक्ट दिखाइए यहाँ पे कि मेरे पास एक जॉब है, मैं जॉब कर रहा हूँ, मेरे पास जॉब कॉन्ट्रैक्ट, मेरे लिए जॉब कॉन्ट्रैक्ट है। सो जॉब कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे आपको यहाँ पे रेजिडेंट परमिट इशू हो जाता है, आरपी जो कहते हैं। वो डिपेंड करता है यहाँ पे जो सिटी हाउस होता है, सिटीजन हाउस होता है, कि वो कितना लंबा आपको इशू करते हैं, 6 महीने का या 1 साल का इशू कर देते हैं वो आपको, या फिर यहाँ रह सकते हैं। तो आपको फर्दर वीजा एक्सटेंड नहीं कराना पड़ता है, आपका आरपी से काम चल जाता है। यहाँ पे ये होता है। अच्छा, तो फिर जो टोटल आपका लिविंग कॉस्ट अभी तक में लगता है हर महीने, वो कितना चला जाता है लगभग। ये डिपेंड करता है आप रहते किस जगह, क्योंकि मेन सबसे ज्यादा जो कॉस्ट जहाँ खर्च होता है वो होता है लिविंग में। रूम्स बहुत महंगे होते हैं यहाँ पे। तो जनरली मैं जहाँ भी रह रहा हूँ ये सिटी सेंटर का एरिया है। मैं एरलैंगन में रहता हूँ। मेरी यूनिवर्सिटी का नाम है FAU एरलैंगन न्यूरेमबर्ग। ये बवेरिया में पड़ता है, बायरन सेम डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। और ये एरलैंगन का सिटी सेंटर एरिया में रहता हूँ, तो यहाँ थोड़ा कॉस्ट ज्यादा है, क्योंकि मेरे घर के आसपास सब कुछ है। तो मैं कॉस्ट बेयर करता हूँ अराउंड 460 यूरोस पर मंथ।
मेरे रूम का रेंट है। ओके, और साथ में ऐसा, जो और ये होता है। इट इज इंक्लूडेड ऑल थिंग, इट इज इंक्लूडेड ऑल मीन्स आपके रूम में आपको हीटर मिलेगा, आपको वाटर मिल सप्लाई मिलती है, आपको वाईफाई मिलती है, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन इट। ओके, और उसके अलावा आपको कोई फिर एक्स्ट्रा खर्च नहीं लगता है, लाइक फूडिंग वगैरह का तो अलग से लगता होगा ना? फूडिंग वगैरह तो आपको एक्स्ट्रा से ले देना पड़ेगा। आप यहाँ पे कुछ भी शॉप करते हो तो यहाँ पे जनरली रेट थोड़े से महंगे होते हैं, जैसे कि यहाँ 1 यूरो पे मैक्सिमम चीजें मिलना स्टार्ट होती है। कुछ कुछ चीजें होती हैं जो 1 यूरो से कम में मिलती हैं, बट जनरली चीजें 1 यूरो, 2 यूरो, 1.5 यूरो ऐसे मिलती हैं चीजें। तो थोड़ी एक्सपेंडिचर हल्का, कॉस्ट ऑफ लिविंग थोड़ा ज्यादा है इन कंपेरिजन टू इंडिया, क्योंकि थोड़ा महंगा है। बट अगर आप इसे कंपेयर करेंगे और अलग कंट्री से, इसकी फॉर इंस्टेंस यूएसए से, तो वहां से वो काफी लो है, काफी सस्ता है यूएसए के कंपेरिजन में। तो टोटल अगर हम 1 मंथ का कैलकुलेट करते हैं, अगर लिविंग कॉस्ट एवरीथिंग इंक्लूडेड इन इट, तो लगभग लगभग कितना आ जाता है ऑन एन एवरेज? जितना आपका ब्लॉक्ड अकाउंट होता है उसी के आसपास, अगर आप उसमें सेव कर पाएंगे, क्योंकि आपका 131 यूरो आपके महीने के कटेंगे हेल्थ इंश्योरेंस में भी, आपका रेंट भी जाएगा, आपकी फूड भी जाएगा, तो अप्रोक्स वो कट जाता है। उसी में कुछ बच्चे मैनेज करके कम कर लेते हैं, और अगर किसी को ज्यादा आता है तो वो पार्ट टाइम करके उसे मैनेज करते हैं। ओके, लाइक 992 आपने बताया था ना कि उतना आपका हर महीने यप। ब्लॉक निकलता है, तो लगभग लगभग उतना निकल यप। ही। ओके। यप। एक और तरीका है, अगर आपको ब्लॉक्ड अकाउंट नहीं देना है तो, बट ये जनरली फीजिबल नहीं होता है ना बहुत ज्यादा, क्योंकि जर्मनी में यूनिवर्सिटीज ट्यूशन फ्री होती हैं। बट यहाँ पे भी कुछ स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स चलते हैं जो कि बहुत बहुत मिनिमम होते हैं, बहुत उनके लिए कट थ्रोट कंपटीशन होता है, ठीक है। अगर आपको उसमें से कोई एक मिलता है तो भी आपको शायद से ब्लॉक्ड अकाउंट नहीं दिखाना पड़ेगा, अगर आपका जो स्कॉलरशिप अमाउंट है वो भी उसी के आसपास है जितना ब्लॉक्ड अकाउंट है, तो भी आपका ब्लॉक्ड का वो काम कर देता है। ओके, एंड और जैसे आप तो जिस यूनिवर्सिटी में हो, उसके अलावा भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज होंगे जर्मनी में जो कि फ्री में प्रोवाइड करते होंगे कोर्सेज को। हाँ, ऐसी मतलब जर्मनी की जितनी भी पब्लिक यूनिवर्सिटी, जर्मनी में 2 टाइप की यूनिवर्सिटीज होती हैं, पब्लिक और प्राइवेट। प्राइवेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज फीस चार्ज करती हैं, उनकी प्रॉपर फीस होती है, ट्यूशन भी लगती है। पब्लिक यूनिवर्सिटी ट्यूशन फ्री होती है, एक्सेप्ट सम यूनिवर्सिटीज जिसने कि अभी हाल फिलहाल में स्टार्ट किया है, जैसे कि जर्मनी की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कहलाती है टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक, जिसे हम TUM कहते हैं। वो जर्मनी की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, इनफैक्ट यूरोप की वन ऑफ द बिगेस्ट यूनिवर्सिटी में से एक है TUM। वो म्यूनिक में स्टेब्लिश्ड है, और वो यूनिवर्सिटी ट्यूशन फ्री थी I think unless last year, but from this year they have started charging tuition fee, और उनकी ट्यूशन फी इज समथिंग हाई, मास्टर्स कोर्सेज के लिए आई थिंक समवेयर अराउंड 6,000 यूरोज दे चार्ज पर सेमेस्टर, इट इज क्वाइट हाई। सो अब ऐसा लोगों का मानना है कि currently this time is a golden opportunity because sorry, because in upcoming time even public universities will start to charge fees in upcoming years. People are speculating that. तो लाइक ये कुछ यूनिवर्सिटीज आप मेरे को लिस्ट नाम बता सकते हो, 2-3 के, जो कि फ्री में कोर्सेज प्रोवाइड करते होते हैं जर्मनी में? आप चेक कर सकते हैं, एक तो आपका FAU हो गया, ठीक है। आप TU बर्लिन ट्राई कीजिए, TU ड्रेसडेन, ठीक है। TU दामस्ताद, आप फिर ट्राई कर सकते हो LMU म्यूनिक, ओके। TU हैम्बर्ग एंड ब्राउनश्वाइग. These are some of the universities you can look if they are providing management courses and what are there, because these are some of the top notch universities. They are not have any tuition fee. ओके, ग्रेट। तो लाइक टाइमिंग क्या होता है कॉलेज का? मेरी कॉलेज की मतलब 8:15 से स्टार्ट हो जाती है, जनरली सारे कुछ से स्टार्ट होते हैं, और लास्ट लेक्चर होता है 5:45 तक। ओके, और उसके बाद फिर आप अपने जॉब को मैनेज कर सकते हो, राइट? हाँ, बट ये ऐसा नहीं कि कंटिन्यूसली होता है, ये कंटिन्यूसली लेक्चर्स आवर्स होते हैं, उसमें आपका लेक्चर किस किस आवर में है ये आप डिसाइड ये आप देखते हैं। और जर्मनी में ऐसा होता है कि आप यूनिवर्सिटी जनरली में पब्लिक यूनिवर्सिटी में 2 टाइप के होते हैं, टेक्निकल यूनिवर्सिटीज, और उन्हें यूनिवर्सिटीज भी कहा जाता है, और एक होता है फाखहोchschule, जिसे हम कहते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज। ओके। तो डिफरेंस क्या होता है, थोड़ा यूनिवर्सिटीज और टेक्निकल यूनिवर्सिटी थोड़ी अच्छी मानी जाती है, क्योंकि वो थोड़ी रिसर्च ओरिएंटेड होती हैं, और जो फाखहोchschule होती हैं, जिसे हम पब्लिक यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज भी कहते हैं, वो थोड़ी मार्केट ओरिएंटेड होती हैं, मींस वो थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज पे फोकस करती हैं। और जनरली यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज और फिर फाखहोchschules में मास्टर्स का डिग्री प्रोग्राम 3 सेमेस्टर्स का होता है, 1.5 ईयर्स का, और यूनिवर्सिटीज या फिर टेक्निकल यूनिवर्सिटीज में पूरे 4 सेमेस्टर का होता है। ठीक है। ओके, एंड एक और चीज कि लाइक क्योंकि जर्मनी में आप अभी जस्ट शिफ्ट हुए हो, तो कुछ कल्चरल डिफरेंसेस भी होंगे वहाँ, तो उसके वजह से कोई इशू आता है? स्टार्टिंग में लगता है, मीन्स अगर आप इंडिया से आ रहे हो, जहाँ बेसिकली
सब कुछ थोड़ा ऑर्थोडॉक्स या फिर अच्छा कल्चर मानते हैं, ट्रेडिशनल कल्चर मानते हैं, वो यहाँ पर नहीं। यहाँ पे लोग थोड़े अलग तरह के होते हैं। मीन्स इन जर्मनी पीपल यूज्ड टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ मोर एंड मोर ओपनली, समथिंग लाइक दैट। और यहाँ पर कल्चर डिफरेंस में आपको ये मिल जाता है कि यहाँ पर लोग अल्कोहल थोड़ा ज्यादा कंज्यूम करते हैं विद रिस्पेक्ट टू अदर्स। जर्मनी हैज अ वेरी गुड बियर कल्चर, पीपल यूज्ड टू ड्रिंक बियर मोर ऑफन, यू कैन सी पीपल ड्रिंकिंग बियर एवरीवेयर। सो सम, और हाँ, एक ट्रेडिशनल कल्चर नहीं बट एक आपको क्लाइमेटिक कल्चर मिलेगा कि जर्मनी का क्लाइमेट इज नॉट सो गुड। मीन्स यहाँ कहीं बारिश हो जाती है, आपको शाम में धूप दिखेगी। ठंड में तो मत पूछिए आप, ठंड में तो टेम्परेचर जनरली गोज -5, एवरेज टेम्परेचर -5 -4 रहता है, तो और ये लंबा चलता है। स्टार्ट हो गया जी। होगा। अभी यहाँ ठंड स्टार्ट नहीं हुई है इनफैक्ट, जबकि अभी इंडिया के लिए ठंड इतनी होती है, अगर आप बिहार पटना में रहते हैं तो 8 डिग्री 7 डिग्री बहुत ज्यादा होता है। बट आज करेंटली एयरलैंगन का टेम्परेचर आई थिंक 3 या 4 डिग्री है बाहर का। बट अभी भी ये ठंड नहीं है, ठंड आएगी अगले महीने से। ठंड प्रॉपर जब स्टार्ट होती है तब आपको पता चलेगा, लेकिन तब यहाँ पे एवरेज -5 रहता है हर दिन। आपको -4 -3 दिखेगा, स्नोफॉल हो रहा होगा हर दिन, ऐसा रहता है ऐसा यहाँ पे। ओके, एक क्वेश्चन और, जर्मनी सीखना बहुत जरूरी है, प्रॉपर जर्मनी आना चाहिए या बेसिक सीख के भी काम चल जाएगा? मैं इसी के बारे में बात करना चाहता हूँ कि अगर आप जर्मनी आना चाहते हैं तो आई विल हाईली रिकमेंड टू एवरीवन। अगर आप इंग्लिश प्रोग्राम के लिए भी आ रहे हैं, आप जर्मन सीख के आइए। आप जितना कर सकते हैं, जर्मन लेवल होते हैं A1 A2 B1 B2 C2। सो A1 इज बेसिक, C2 इज वेरी एडवांस, फुल प्रोफिशिएंट। तो आप कोशिश करिए कम से कम आप A1 A2 या B1 तक करके आए मिनिमम। अगर आप वहां तक करके आते हैं, इंडिया से करके आते हैं, देन आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आपको पार्ट टाइम जॉब्स मिलने में बहुत आसानी रहेगी, क्योंकि आप कितना भी यहाँ के जर्मन के लोकल लोग जर्मनी प्रेफर करते हैं। जनरली आपको हर जगह जर्मन ही दिखेगा, तो आपको जर्मन आना तो चाहिए। और आपको अगर फ्यूचर में जॉब भी करनी है जर्मनी में, तो भी आपको जर्मन आना चाहिए। जर्मन इज मैंडेटरी फॉर जर्मनी। ओके, फाइनली एक लास्ट क्वेश्चन कि जो लोग इंडिया से आ रहे हैं उनके लिए आप क्या एडवाइस दोगे कि उनको किस चीज का प्रिपरेशन करके आना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो अगर अभी बैचलर्स कर रहे हैं अपना, तो उन्हें मैं एक ही कहूंगा कि अपने बैचलर्स में ध्यान दो, ठीक है, पूरा ध्यान दो, और कोशिश करो कि वो जितने अच्छे स्कोर बना सकता है अपने बैचलर्स में। उनकी स्कोर मैटर्स, हियर इट मैटर्स। यहाँ स्कोर कन्वर्ट होते हैं प्रॉपरली। जितना अच्छा स्कोर आप कर सकते हो करो। अगर आप मास्टर्स कोर्सेज के लाना चाहते हो, MIM के लाना चाहते हो, तो आप कहीं जॉब करो, जॉब एक्सपीरियंस रखो, इट विल बी गुड फॉर यू। और कोर्सेज मतलब इंटरनेशनल एग्जाम की प्रिपरेशन करो, IELTS की प्रिपरेशन करो, GR अगर इंजीनियर लेवल तो GRE की प्रिपरेशन करो, और GMAT की प्रिपरेशन करो। ये सब थोड़ी पहले करना स्टार्ट कर दो, ठीक है, क्या आपके पास टाइम रहे। ठीक है, बस टाइम रहेगा तो आपके पास, आप अच्छा कर पाओगे अपने फील्ड में आने से पहले। आप पूरी तरह से प्यार थे, क्योंकि कितने लोगों क्या होता है, वो उनकी कुछ चीजें रेडी नहीं होती हैं, तो उनका एक इंटेक निकल जाता है। जर्मनी में इंटेक होता है ना, 2 टाइम का इंटेक, इस साल में 2 बार एडमिशन होता है जर्मनी में, समर इंटेक, विंटर इंटेक। तो आपको ट्राई करना है कि अगर आप जिस इंटेक को टारगेट कर रहे हो, आप उस इंटेक में आपका एडमिशन हो जाए। ये नहीं कि आपको उस इंटेक में नहीं हो तो आप फिर वेट कर रहे हो अगले सेमेस्टर। वेट करने से अच्छा है आप खुद से प्रिपेयर रहो, जर्मन सीखते रहो। आपके बैचलर्स अच्छे होने चाहिए, आपके पास GMAT GRE अगर आपको देना है, अगर आपको जिस यूनिवर्सिटी में जाना, यूनिवर्सिटी मांग रही है, तो आप देखे रखो। और अगर आप यूनिवर्सिटी नहीं मांग रही तो भी अगर आप देख रखते हो, तो आपके पास एक ओवर द एज एडवांटेज रहता है कि अगर 2 सेम यूनिवर्सिटी को मिलते हैं प्रोफाइल जो कि एकदम सेम तरह से हैं, बट किसी का एक GMAT या GRE फिर कुछ एक्स्ट्रा है, तो दे विल ऑब्वियसली पिक दैट पर्सन। सो आई विल जस्ट से दिस एट द एंड। ठीक है, दैट वाज अ ग्रेट सेशन शुभम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आप अलाउ करोगे तो मैं इंस्टाग्राम पे आपका इंस्टाग्राम का लिंक डाल दूंगी अपने यूट्यूब पे, सो दैट अगर किसी को कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं तो वो वहां से पूछ सकते हैं, अदरवाइज वो आई कैन जस्ट कन्वे इट टू यू। ओके, yep, sure, I will be happy to answer all the questions. श्योर, ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू गाइस, आई होप कि आपको इंटरव्यू जो है वो पसंद आया है और आपके मैक्स टू मैक्स डाउट्स जो हैं वो सॉल्व हो चुके हैं। बट स्टिल अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसा डाउट है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं नहीं पूछ पाई उनसे, तो उसके लिए आप लोग मेरे को यहाँ पे मैसेज कर सकते हो कमेंट में, और आपको मैं उनका इंस्टा ID भी दे दूँगी, तो आप लोग वहाँ भी जा सकते हो, वहाँ पे भी उनको मैसेज कर सकते हो पर्सनली भी अगर आप इंटरेस्टेड हो तो, सो दैट वो आपके डाउट्स को क्लियरली पर्सनली हेल्प कर देंगे और सॉल्व कर देंगे। या फिर अगर आप मुझसे भी पूछना चाहो तो मैं उनको कन्वर्ट कर दूँगी, उनको उनके तक
कन्वे कर दूंगी इस इन्फॉर्मेशन को, और जो भी आंसर वो मुझे प्रोवाइड करेंगे मैं आप तक पहुंचा दूंगी, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है, एंड नो कॉल्स आर अलाउड प्लीज। सो ओके गाइस, सो आई होप कि आपको वीडियो जो है वो पसंद आया होगा। स्टिल अगर आप चाहते हो कि मैं कुछ और क्वेश्चंस उनसे करूँ या फिर कुछ फर्दर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैंने नहीं डील किया या नहीं पूछा, तो उसके लिए भी आप लोग मेरे कमेंट कर सकते हो, सो दैट मैं कोशिश करूँगी कि अगर उनके पास फ्री टाइम हुआ तो हम एक सेशन और लेंगे जिसमें बाकी के क्वेश्चंस जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर लेंगे, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। आई होप कि आपको वीडियो जो है वो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।